आज का टॉपिक है आर्थिक शास्त्र के अंतर्गत वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन भी कहा जाता है। यदि दुनिया के ज़्यादातर देशों की सरकारें पारस्परिक लाभ की शर्त पर सामूहिक रूप से बाह्य आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को लागू करें तो इसे विश्व स्तरीय सामूहिक प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी अपने इकोनॉमी के अंतर्गत ला रहे हैं, यानी कि आपका एक देश है, उस देश में आप इकोनॉमी में ओपन इकोनॉमी के साथ साथ उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ला रहे हैं, सभी देश एक साथ समूह में कार्य कर रहे हैं, तो यह कहलाएगा वैश्वीकरण। विश्व स्तरीय समूह में प्रक्रिया करना वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को हमेशा आर्थिक अर्थों में प्रयुक्त किया गया है, जबकि इसने हमेशा राजनीतिक और सांस्कृतिक आयात ग्रहण किए हैं। एक बार जब आर्थिक परिवर्तन होते हैं तो इसके अनेक सामाजिक राजनीतिक प्रभाव पड़ते हैं। वैश्वीकरण को राष्ट्रों के मध्य आर्थिक एकीकरण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है। अनेक राष्ट्रों में अभी जन्म भी नहीं हुआ है कि विश्व में कई देश वैश्वीकरण अपना चुके हैं, अर्थव्यवस्थाओं के मध्य निकट संबंध बना चुके हैं। वैश्वीकरण 1800 से 1930 में एक महान मंदी और 2 विश्व युद्ध को अबाधित रूप से चलाता रहा और छटनी 1930 के दशक में अनेक बार व्यापार में प्रतिबंध भी लाता गया। विश्व युद्ध के दौरान भी हम वैश्वीकरण के अंतर्गत थे, जैसे कि आप ब्रिटिश रूल को देख सकते हैं। ब्रिटिश रूल क्या है? एक वैश्विक। इस अवधारणा को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD 1980 के दशक के मध्य में बल प्रदान करता है। यानी वैश्वीकरण 1980 के समय में बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। वैश्वीकरण को संकुचित और व्यापार जैसे तौर पर हम परिभाषित कर सकते हैं। किसी OECD कंपनी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अंतर्गत अपनी उत्पत्ति ने देश के बाहर अपने लाभ के लिए क्रॉस बॉर्डर निवेश वैश्वीकरण कहलाता है। ये हम OECD के अंतर्गत परिभाषा देख सकते हैं। OECD सम्मेलन में विश्व की विकसित अर्थव्यवस्था और WTO GATT को हटाने का दबाव बनाया गया था। मार्केस 1994 में समाप्त गैर चर्चाओं के यूरुग्वे दौर में WTO का भी जन्म हुआ था। OECD 1995 में वैश्वीकरण को अधिकारित रूप से परिभाषित किया। विशिष्ट राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर से अंतरण जिसमें उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय हो और देशों के मध्य वित्तीय पूंजी बहाव स्वतंत्र और तत्कालिक हो। असल में होता क्या है कि अगर आप एक ही देश में एक ही करेंसी चला रहे हैं तो वो एक लिमिटेशन में अमीर तक ही पहुंच पाएगा, गरीबों तक यानी कि बहुत ही कम रहेगा, वो लिमिटेड रहेगा। लेकिन अगर आप वैश्विक स्तर पर या फिर 3-4 देशों का ग्रुप एक दूसरे से करेंसी का आदान प्रदान करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा GDP बढ़ने की आशंका GDP बढ़ने का चांसेस रहेगा और अपना देश में डेवलपमेंट आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनेंगे। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वैश्वीकरण को इस अर्थ से देखता है, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का माल और सेवाओं, पूंजी और श्रम बल की आवंटित क्रॉस बॉर्डर आवाजाही की ओर झुकाव है। इसका मतलब ये है कि विश्व में एक कुएं का मेढक नहीं बनना है, पूरे सागर में आपको अपना जहाज चलाना है। WTO भी वैश्वीकरण को इसी उपदेश से देख रहा है कि विश्व में अर्थव्यवस्थाओं में सेवाओं और माल यानी कि सर्विस एंड प्रोडक्ट उन सबको और पूंजी श्रम बल को
एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह, ऐसे करके सब जगह अगर बांट कर काम करेंगे तो वो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा, इंटेलिजेंसी बहुत ज़्यादा मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का नया नया आइडिया आएगा, नए नए पैटर्न्स आएंगे। तो जितना ज़्यादा आवाजाही करेंगे, एक बॉर्डर में सीमित रहेंगे तो वहीं तक ही आपका दिमाग रहेगा, वहीं तक ही आप सोच पाएंगे। लेकिन आप विश्व स्तर पर सभी को लेकर साथ चलेंगे तो एक महान विश्व को यानी महान विश्व बना सकते हैं। हम पृथ्वी अर्थ को एक रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बॉर्डर को क्रॉस करना, लिमिटेशंस को हटाकर उसको क्रॉस करना हमारे आर्थिक प्रोग्रेस के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसका साधारण अर्थ ये भी है कि राष्ट्र WTO को वैश्वीकरण की प्रक्रिया में हस्ताक्षर करने विदेशी देशज, समाज, सेवाओं, पूंजी, श्रम जैसा कुछ भी नहीं होता है। विश्व समय के साथ एक समान और सपाट अवसर स्थल बन जाता है। यानी कि ये भी बोल रहा है कि सर्विस, प्रोडक्ट, मनी, कैपिटल और श्रम लेबर, ये सब चीज़ें एक जगह में लिमिटेड रहेगा। इससे अच्छा वो उसको सभी जगह उसका उपयोग करो, सभी जगह उसको बांटो। तो क्या होगा, हर समय एक ही अवसर नहीं मिलता है, एक समान अवसर नहीं मिलता। कभी कभी अवसर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी बन सकती। अनेक राजनीतिक वैज्ञानिकों विश्व में जो प्रभुत्वशाली वर्ग हैं, प्रभुत्वशाली वर्ग यानी कि जिन्हों बहुत ज़्यादा विश्व को प्रदान कर चुके हैं। ठीक है, तो वैश्वीकरण में एक ऐसी स्थिति में प्रादुर्भाव है जहां हमारे जीवन पर दूर के हिस्से में होने वाले परिवर्तनों और निर्णयों का प्रभाव पड़ता है। हमारे द्वारा नहीं लिए गए ऐसे निर्णय, विशेषज्ञों का एक वर्ग मानना है कि वैश्वीकरण राष्ट्र का अधीनस्थ है, राष्ट्र पर अधीनस्थ है। जैसे कि आप एक ऐसे देश हो, आपके पड़ोसी देशों के साथ आपका पट्टा नहीं है, दुश्मनी है, तो आप एक प्रकार से इनक्लोज हो जाओगे। ना आपका आयात निर्यात हो पाएगा, ना प्रोडक्ट ज़्यादा कहीं पे बिक पाएगा। सिर्फ आपके देश के लोग ही उस चीज़ को खरीदेंगे और वहीं पर अपनी ही करेंसी चलाएंगे। तो ऐसे में वो एक प्रकार से डंप होते जाएंगे, धीरे धीरे उनकी प्रोडक्टिविटी कम होते जाएगी। स्थानीय, राष्ट्रीय, वैश्विक घटनाओं में निरंतर क्रिया होती है और एक दूसरे के साथ अधीनस्थ होना पड़ता है। वैश्वीकरण का एक और अर्थ है कि राजनीतिक प्रक्रिया के प्रसार सहित इनकी गहराई भी इंगित करती है। यानी जितना आप अच्छे से आर्थिक रूप से राष्ट्र में अपना पकड़ बनाते जाएंगे तो उतना ज़्यादा वहाँ पे बहुत ही प्रभुत्वशाली वर्ग बनेंगे और उतना ज़्यादा राजनीतिक क्षेत्रों में भी आगे बढ़ते हुए लोगों को देखेंगे और वहाँ का यानी कि राजनीतिक गवर्नमेंट और राजनीति ये सब भी सुधरेगा। डेवलप कंट्रीज़ में जो भी गवर्न होते हैं, यानी सरकार गवर्न होती है, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा न्यू बिल्ड होता है। यानी कि आपका बेस बहुत अच्छा बिल्ट रहता है और एकदम स्ट्रांगली आप खड़े होते हैं। जैसे कि अमेरिका को देख सकते हैं, अमेरिका में अगर प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तो पूरे विश्व में उस चीज़ के बारे में पता चलता है। क्यों? क्योंकि वो वैश्विक तरीके से विश्व का हीरो है। आधिकारिक या औपचारिक रूप से वैश्वीकरण की प्रक्रिया 1 जनवरी 1995 में शुरू हुई थी, जब विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। विश्व व्यापार संगठन 1995 में भारत में उदारीकरण की पहली पीढ़ी वैश्वीकरण से पहले की स्थिति है। उदारीकरण की दूसरी पीढ़ी वैश्वीकरण के दौर में शुरू हुई, समांतर रूप से चल रही है। इसलिए उदारीकरण की दूसरी पीढ़ी एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें विलंब होता है क्योंकि उदारीकरण और वैश्वीकरण एक साथ पैरेलली कार्य कर रहे हैं। भारत WTO के संस्थापक सदस्यों में से एक है। ऐसी स्थिति में
बिना अपने आर्थिक सुधारों के माध्यम में वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए वो बाध्य होता है। भारत 1991 में सुधारों की प्रक्रिया को ठीक करने के लिए वैश्वीकरण को ही प्रारंभ किया था और वैश्वीकरण 1991 में स्टार्ट हुआ तो उसके साथ साथ उदारीकरण का दूसरा पीढ़ी चल रहा था। तीनों प्रक्रियाओं को एक साथ जोड़कर देखें तो एलपीजी के साथ भारत में अपनी सुधार प्रक्रिया भी शुरू की। उदारीकरण की प्रक्रिया अर्थव्यवस्था की बाजार व्यवस्था की ओर से दिशा को दर्शाती है। निजीकरण वह मार्ग है जिस पर अंतिम लक्ष्य अर्थात वैश्वीकरण को प्राप्त करने की यात्रा करेगी। यहाँ तीन चीज़ों को बता रहा है, एक उदारीकरण, एक निजीकरण और वैश्वीकरण को। उदारीकरण के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। आंतरिक आर्थिक उदारीकरण था, एक बाह्य आर्थिक उदारीकरण था। बाह्य आर्थिक उदारीकरण हमारा वैश्वीकरण के रूप में उभरता है और यहाँ पे ये भी बता रहा है कि भारत किस किस चरण से गुजरा है। पहले वो उदारीकरण की नीति अपनाया आर्थिक सुधार भारत में लाने के लिए। उसके बाद वो जब उदारीकरण की दूसरी पीढ़ी वो स्टार्ट कर रहा था तब वैश्वीकरण हमारे भारत में आ चुका था। 1991 का दौर था, उस समय के बारे में बता रहा है। फिर एक और कॉन्सेप्ट इसके साथ साथ निकल रहा है जिसको बोल रहे हैं निजीकरण। निजीकरण में क्या है, प्राइवेटाइजेशन, यानी कि आप हर चीज़ सरकार पर निर्भर ना होकर एक व्यक्ति पर्टिकुलर पर्सन उस कार्य को अपने से कर रहा है और अपने ग्रुप में बहुत बड़ा सा एक ऑर्गेनाइजेशन या संगठन बनाकर कर रहा है तो उसमें भी प्रॉफिट होता है। वो भी वैश्वीकरण के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जैसे मैकडॉनल्ड का एग्जांपल ले सकते हैं। अमेरिका का कंपनी है मैकडॉनल्ड। वह 1990 के दशक में सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो गया था, क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी था, अमेरिका से हैंडल होता था, लेकिन विश्व स्तर पर उसके ब्रांचेस थे और वो पॉपुलर था। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि वो वैश्वीकरण का एक बहुत अच्छा उदाहरण है और उसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी भी आ रही है, क्योंकि दूसरे देशों में भी वो कार्य कर रहा है, वहाँ के लोगों को भी रोजगार दे रहा है और वहाँ के साथ दूसरे देशों के साथ टाई अप भी अच्छे से रख रहा है। और ये निजीकरण के अंतर्गत भी आ रहा है क्योंकि उसका मालिक अमेरिका का गवर्नमेंट नहीं है बल्कि एक पर्टिकुलर एक पर्सन है। तो ये मैकडॉनल्ड का एग्जाम्पल तीनों के लिए सही बैठता, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के लिए। और भारत में उदारीकरण और वैश्वीकरण को जोड़ दिया गया है। निजीकरण के अंतर्गत अभी उतने ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन धीरे धीरे भारत इस क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है। Subscribe to my channel Santoshi Tutor. Press the bell icon. Thank you.